हेलो, मैं रामपल शर्मा झारखंड में हाई स्कूल में कार्यरत। आज मैं अपने स्कूल के तथा स्कूल के क्या एनसीईआरटी से संबंधित पढ़ने वाले सभी बच्चों को लिए सामाजिक अध्ययन से संबंधित सभी जानकारी दूंगा। आज मैं चैप्टर 1 इन्वायरमेंट से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि समय ऐसा स्थिति ले आया हमें कि हम ना स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही कहीं ट्यूशन जा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें ऑनलाइन स्टडी का सहारा लेना पड़ रहा है। इसको देखते हुए मैंने खुद का अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें अपने सभी बच्चों को मैं प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक सब्जेक्ट को कोशिश करूंगा क्लियर करते जाऊं, ताकि उन्हें आने वाले एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वो अपनी स्टडी को जारी रखें। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। चैप्टर का नाम है पर्यावरण, क्लास 7। चूँकि पाठगत प्रश्न से स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला प्रश्न, आपने अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार का हो रहा है उसकी सूची बनाइए। हम जानते हैं कि भूमि का उपयोग किस किस काम में होता है। पहला खेती, दूसरा सड़क निर्माण में, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र में, चौथा दुकान, पांचवा इंस्टीट्यूट्स और छठा रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने घर एवं स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगी सूची बनाएं। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? कैसे? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि क्लास 5 में कि पानी का उपयोग और पानी का स्रोत। आज पुनः क्लास 7 में पानी से संबंधित कुछ जानकारी देखने को मिल रही है। तो पर्यावरण के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पानी का उपयोग किस तरह से होता है। पहला, पानी पीने के लिए, दूसरा धुलाई के लिए, तीसरा सफाई के लिए, चौथा भोजन तैयार करने के लिए, पांचवा नहाने के लिए और छठा सीवर में छोड़ने के लिए, कह सकते हैं खेती करने के लिए। चलिए, हाँ, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि विभिन्न प्रकारों से जल को बर्बाद करते हैं। बच्चों में यही कहना चाहूँगा कि जल ही जीवन है और आने वाले समय में जल की किल्लत को देखते हुए हमें अपने जल को उपयोग करना सिस्टमैटिक ढंग से करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही खर्च करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा है। जब भी बच्चे अपने घर से स्कूल आते होंगे तो आप देख कर अनुमान लगा सकते हैं ऊपर देख करके आसमान में कि कैसा मौसम है। तो इसका एक ये बनाना, क्योंकि दिन बदली वाला है, बदली यानी बादल वाला है, यह तो बहुत अच्छा काले बादल छाकर वर्षा की आने की सूचना देते हैं। अब मौसम ठंडा और आरामदायक है। बच्चे ये अपने से बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बादल हो तभी। आप गर्मी का भी सूचित कर सकते हैं, नॉर्मल डे का भी सूचित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। पहला, जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे। आप अपने दादा दादी से भी पूछ सकते हैं या बगल में रहने वाले बाबा लोग से। ठीक है। दूसरा, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, क्योंकि अभी का खेल का सिस्टम पहले का खेल का सिस्टम में बहुत बदलाव आ चुका है। अभी बच्चे खेलते हैं, लेकिन पहले क्या खेलने का तरीका में क्या ज़मीनी स्तर के खेल जैसे कि गुल्ली डंडा, फुटबॉल, क्रिकेट अभी खेलते हैं, लेकिन अब बहुत सारी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। थर्ड, उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था, क्योंकि माहौल को देखते हुए बहुत से बच्चे अभी जंक फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसलिए मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि बड़ों बुजुर्गों से पता करें कि वो किस तरह का भोजन पसंद करते थे, किस तरह का खाना पसंद करते थे। चौथा, गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे। उनके समय भी गर्मी सर्दी रहती थी, आप उनको पता कर सकते हैं। आगे मैं चलता हूँ, क्योंकि अब ये सब का आप एक लिस्ट बना सकते हैं। अब मैं प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से आता हूँ, क्योंकि समय कम है और बच्चों को बहुत कुछ जानकारी देना है, इसलिए मैं बारी बारी सभी प्रश्नों का उत्तर क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि बच्चों को समझने में सुविधा हो सके। अब मैं अलग अलग प्रश्नों के उत्तर क्लियर करूँगा आपके सामने। पहला प्रश्न है, पारितंत्र क्या है। हम सभी पहले ही पढ़ चुके हैं पारितंत्र क्या है। अब उनका एक सटीक आंसर मैं किताब के माध्यम से बताना चाहूँगा। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं
परितंत्र कहलाते हैं। स्वाभाविक बात है कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी का एक परस्पर संबंध बना रहता है, आप उसी के ही परितंत्र कह सकते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध रखते हैं। हमें ऊर्जा की प्राप्ति भोजन से होती है और भोजन हमें पेड़ पौधे से मिलता है, और पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा की प्राप्ति सूर्य की रोशनी, जल और मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण आंसर है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ये सभी चूँकि पर्यावरण में ये सब विद्यमान है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। अब मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप इसे एक नोट्स के माध्यम से भी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको बाद में एग्जाम में आवश्यकता पड़े और आप उसे पढ़ करके अच्छे से एग्जाम दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? यहाँ पर्यावरण के दो घटक के बारे में बताया गया है, एक है प्राकृतिक घटक और दूसरा मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक हम जानते हैं जिसमें खनिज, पेड़ पौधे, भूमि, पशु पक्षी, जलवायु आते हैं। और मानव निर्मित घटक जो हमारे द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग और पार्क। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ता हुआ, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। अब चूंकि हमारे द्वारा पर्यावरण क्या क्या निर्मित है उन सबों के बारे में लिखना है। एक तो यातायात के साधन में हम जानते हैं गाड़ी, बस, ट्रक, ट्रेन जो भी हो। संचार के साधन टेलीफोन, टीवी, मोबाइल फ़ोन। उद्योग और पार्क, ये 4 उदाहरण हैं। आगे चलता हूँ, स्थल मंडल क्या है? हम सभी जानते हैं स्थल मंडल जिसका स्तर बहुत कड़ा रहता है। पृथ्वी की आंसर है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। स्वाभाविक है, आप अपने घर के पास ही देख सकते हैं बाहर निकल कर कि स्थल मंडल का स्वरूप क्या है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृति सबका स्वरूप बना रहता है। यह स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। महासागर की सतह पर भी, ध्यान रखिएगा। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। खनिज भी, कृषि भी, वन भी, बस्ती भी, भूमि भी, ये सभी स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? अब जीव पर्यावरण के स्वाभाविक 2 घटक हैं, एक पेड़ पौधे, एक पशु पक्षी। आगे चलता हूँ, जैव मंडल क्या है? जैव मंडल का आंसर होगा पादप एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार निर्माण करते हैं। क्योंकि सजीव का निर्माण में पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों आते हैं, जिसे हम जीव मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमें जीवन का स्वरूप तैयार करता है। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की और आता हूँ। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारे आने वाले समय में क्लास 8, 9th, 8 बोर्ड में भी आप देख चुके बच्चे, 7 क्लास में, 6 में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्वरूप तैयार किया जा रहा है। इसलिए मैं सभी बच्चों को एक बार दोबारा बोलूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव मतलब डिटेल में पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विशेष रूप से याद कर लें, क्योंकि वो मैं इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आंसर दिया रहता है। इसलिए आप कोताही ना करें और जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से समझते हुए याद करते जाएँ। आगे बढ़ते हुए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि प्राकृतिक परितंत्र में क्या क्या आते हैं। अब उसमें मरुस्थल, ताल और वन, क्योंकि मरुस्थल और वन आते हैं, ताल स्वाभाविक है कि नहीं आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण की घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण की घटक, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण की बात है तो स्थल हो सकता है, लेकिन धर्म, समुदाय ये सब घटक हैं, इसलिए स्थल मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? हमारे द्वारा निर्मित है। पहाड़ हम निर्माण नहीं करते हैं, समुद्र निर्माण नहीं कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि सड़क है जिसका हम निर्माण करते हैं, ये मानव निर्मित पर्यावरण है। चौथा, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? देखिए, खतरा तो बहुत सारी चीज़ होता है, लेकिन पर्यावरण के लिए विशेष तौर से क्या खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि। क्योंकि पादप वृद्धि होता है तो कभी भी पर्यावरण के लिए खतरा नहीं हो सकता है, ना ही फसल वृद्धि। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वो पूरे पर्यावरण, पूरे सृष्टि के लिए घातक हो रहा है। इसमें हमारा देश भी अछूता नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम आ रही है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। ये कोरोना वायरस के कारण जो इतने लॉकडाउन के बावजूद भी संक्रमण का स्तर बढ़ रहा है,
उसका भी कारण आपको दिख सकता है, बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर जनसंख्या पर कंट्रोल नियंत्रण रहता तो शायद इस पर और भी कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए बच्चों, मैं आगे कर बढ़ता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, समय बहुत कम है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ बनाएं। अब देखिए, आप बच्चे जब किताब देखेंगे, इन सबको क्वेश्चन देखेंगे, तो जो मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया है, उन सबों का स्वरूप आपको इसमें मिलान चिन्ह में देख सकते हैं। जैसे जैवमंडल में डायरेक्ट उत्तर क्या होता है? जैवमंडल क्या होता है? वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्या करते हैं। सही बात है। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है। सही बात है। जलमंडल जलीय क्षेत्र, और पर्यावरण यानी हमारे आसपास का क्षेत्र है। अब मैं आगे बड़े क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। कारण बताइए। पहला क्वेश्चन है, मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। सही बात है, मानव अपने, चूँकि पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हम अगर आप थोड़ा सा इसको समझें, पर्यावरण परिवर्तन का कारण हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, हमारा लाइफ स्टाइल। चूँकि हम जंगल काट रहे हैं, सड़क निर्माण कर रहे हैं, बिल्डिंग निर्माण कर रहे हैं, तो इससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। जल नदी प्रदूषित हो रहे हैं, इससे भी जल प्रदूषण। हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हमारा जो ग्लेशियर वो पिघल रहा है, जिससे हमारे नदी का स्तर बढ़ रहा है, और पृथ्वी के बहुत सारे क्षेत्र जो जलमग्न होते आ रहे हैं, स्थल क्षेत्र। तो अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर किताब के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वह अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के लिए के उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई पर नियंत्रण करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। स्वाभाविक है, हम कह सकते हैं कि ये हमें पर्यावरण से नहीं देती, पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त होता है, डायरेक्ट हमें पर्यावरण नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। स्वाभाविक है कि हम जीव जंतु पौधे पर आश्रित है और पौधे हम पर आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है। अब इसको एक आंसर की तरह देख सकते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध भी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। स्वाभाविक बात है भाई, सबका एक पारितंत्र बना हुआ है। ये एक पर्यावरण का, आदर्श पर्यावरण का चित्र दिया हुआ। मैं अब ज़्यादा नहीं, नेक्स्ट चैप्टर को फिर मैं बताऊंगा। तत्काल के लिए इतना रहता हूँ। धन्यवाद।